हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स। यानी कि रीजनल कल्चर बने कैसे। हमें पता है कि इंडिया एक बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, क्लोथिंग स्टाइल अलग है, फूड हैबिट्स अलग हैं, रिलीजियस बिलीफ अलग हैं। तो ये डेवलपमेंट आखिर हुए कैसे, ये इवोल्यूशन हुआ कैसे? क्योंकि हम किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज की अगर बात करें तो पर्टिकुलर रीज़न से हम उसे कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हम बात करें मलयालम की, तो हम कौन से एरिया के बारे में सोचेंगे? डेफिनेटली केरला के बारे में सोचेंगे। ओरिया की बात करें तो उड़ीसा के बारे में सोचेंगे। वहीं किसी टेम्पल की बात करें, मान लीजिए हमने जगन्नाथ टेम्पल की बात करें, तो हम किस एरिया के बारे में सोचेंगे? ओडिशा के बारे में। राजपूत की बात करें तो राजस्थान के बारे में। तो ये एरिया से किसी पर्टिकुलर ट्रेडिशन का कनेक्शन, ये डेवलपमेंट हुआ कैसे, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हमें पता है कि डाइवर्सिटी के दो मेन कारण होते हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री यानी कि कौन से रूलर्स ने वहाँ पर रूल किया, वो भी लोगों की लाइफस्टाइल को बहुत अफेक्ट करेगा। दूसरा रीज़न होता है ज्योग्राफी, यानी कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। जैसे कि क्या वहाँ पर रिवर है, पानी ज़्यादा होता है, डेजर्ट एरिया है, आइस है, ये सब चीज़ें भी लाइफ को अफेक्ट करती है, फूड हैबिट्स को, क्लोथिंग को अफेक्ट करती है। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट, जैसे कि चेराज एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। मलयालम लैंग्वेज का डेवलपमेंट आखिर हुआ कैसे। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ रिलीजियस ट्रेडिशन की, क्योंकि जो रीजनल कल्चर था वो रिलीजियस ट्रेडिशन के अराउंड भी डेवलप हुआ। और यहाँ पर रूलर्स की भी हम बात करेंगे, फिर राजपूत की बात करेंगे, और हीरोइज्म का ट्रेडिशन की भी हम बात करेंगे। फिर कथक की स्टोरी, कथक जो डांस फॉर्म है उसका इवोल्यूशन, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। मिनिएचर पेंटिंग यानी कि आर्ट की भी यहाँ पर हम बात करेंगे कि आर्ट में कैसे डेवलपमेंट हो रहा था। फिर क्लोजर लुक बंगाल, बंगाल की हम बात करेंगे, जहाँ पर हम बंगाली लैंग्वेज के बारे में समझेंगे कि बंगाली लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ। उसके अलावा बंगाली लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा हम पढ़ने वाले हैं। पीर्स एंड टेम्पल्स की बात करें, क्योंकि हमें पता है कि जो रूलर्स अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए टेम्पल्स बनवाते थे, टेम्पल का डेवलपमेंट यहाँ पर कैसे हो रहा था वो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले। फिर फूड हैबिट्स की हम बात करेंगे कि फ़िश एज अ फूड कैसे इवॉल्व होता है, कैसे फ़िश एक मुख्य भोजन बन जाता है, कहाँ पर, बंगाल में। सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चेराज एंड डेवलपमेंट ऑफ मलयालम लैंग्वेज। ठीक है, मलयालम लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जो चेराज है, ये बात है 9th सेंचुरी की। 9th सेंचुरी में चेरास रूल कर रहे थे महोदयापुरम में। कहाँ पर? महोदयापुरम, जो कि वर्तमान में कहाँ है, केरला का पार्ट है। ठीक है, ये जो चेरास हैं, आप सोचोगे कि चोल, चेर, पांड्या, ये तो एंशंट हिस्ट्री में थे, एंशंट टाइम पे रूल कर रहे थे, तो यहाँ पर कैसे आ जाते? आप ऐसे समझिए कि कोई कंपनी है, एक समय बहुत चलती थी, फिर एकदम से वो गायब हो जाती है बताने का, फिर वापस से वो एक नया रूप ले लेती है और पावरफुल हो जाती है, और पावरफुल हो जाती है। ऐसा ही कुछ होता है इनके साथ भी। जो संगम लिटरेचर में हमें जिन 3 किंगडम्स के बारे में, 3 डायनेस्टीज के बारे में जानने को मिलता है, चोल, चेर, पांड्या, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो ये जो चेरास थे, ये मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं हम, तो ये वापस इनका उदय होता है कब? 9th सेंचुरी में। तो ये महोदयापुरम के जो चेरास थे, ये जो यहाँ पर रूल कर रहे थे, तो यहाँ पर मलयालम लैंग्वेज लाइकली बोली जाती थी, मलयालम। अब ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जो रूलर्स थे वो इंस्क्रिप्शंस और स्क्रिप्ट में मलयालम लैंग्वेज का यूज़ करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो संस्कृत ट्रेडिशन है, उनसे भी ये रूलर्स इन्फ्लुएंस होते थे, उनसे भी, उनका भी यूज़ करते थे कुछ संस्कृत ट्रेडिशंस का। कैसे पता चलता है? क्योंकि जो टेम्पल थिएटर है केरला का, टेम्पल थिएटर ऑफ केरला, वहाँ पर कुछ स्टोरीज जो हैं वो संस्कृत से इन्फ्लुएंस है, संस्कृत एपिक्स से ली गई हैं स्टोरीज। उसके अलावा कुछ मलयालम में हमें जो अर्ली टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, वो भी संस्कृत से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। उसके अलावा अगर हम बात करें 14th सेंचुरी टेक्स्ट, 14th सेंचुरी टेक्स्ट, लीला तिलकम, लीला
तिलकम। लीला तिलकम जो है, जो ग्रामर और पोइटिक्स के साथ डील करता है, वो मणि प्रबलम में लिखा गया है। मणि प्रबलम का मतलब होता है, मणि प्रबलम एक राइटिंग स्टाइल काइंड ऑफ हम कह सकते हैं। मणि का मतलब होता है डायमंड और प्रबलम का मतलब होता है कोरल। तो इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज, संस्कृत प्लस रीजनल लैंग्वेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसे इस लैंग्वेज का यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। चेराज यहाँ पर रूल कर रहे थे, अब वो रीजनल लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन में यूज़ करने लगे। तो ये एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल भी है कि किसी रीजनल लैंग्वेज का ऑफिशियल रिकॉर्ड में यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमने बात करी। उसके बाद यहाँ पर टेम्पल थिएटर में, टेम्पल थिएटर यानी कि जहाँ पर टेम्पल के बारे में या फिर कुछ डेटी से रिलेटेड दिखाया जाता है। थिएटर का मतलब क्या होता है? तो वहाँ पर भी संस्कृत एपिक्स से स्टोरीज ली जाती थी। कुछ जो टेक्स्ट मिलते हैं उनमें भी संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड बातें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे लीला तिलकम की अब बात करें तो मणि प्रबलम स्टाइल में लिखी गई है, जिसका मतलब होता है संस्कृत और रीजनल लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमने लैंग्वेज की बात करी कि आखिर रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे होता है। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशन की। ठीक है, तो जो रीजनल कल्चर था वो रिलीजियस ट्रेडिशन के अराउंड भी डेवलप होता है। कैसे डेवलप होता है? इसका एक एग्जाम्पल है जगन्नाथ कल्ट ऑफ पुरी, जो कहाँ है? ओडिशा में है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो जगन्नाथ का मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, जो कि भगवान विष्णु से रिलेटेड है। यहाँ पर जो ट्राइबल लोकल पीपल होते हैं वो वुडन इमेज बनाते हैं डेटी की और उसकी पूजा करते हैं। तो ये सजेस्ट करता है कि जो जगन्नाथ है वो एक लोकल देवता है। फिर बाद में उनको आइडेंटिफाई किया गया लॉर्ड विष्णु के साथ। और 12th सेंचुरी में गंगा डायनेस्टी के रूलर गंगा डायनेस्टी के रूलर अनंत वर्मन ने यहाँ पर पुरुषोत्तम जगन्नाथ का मंदिर बनवाया। जैसा कि जगन्नाथ नाम से हमें क्या पता चल रहा है, जगन्नाथ मंदिर जो है उड़ीसा में वो बनवाया। ठीक है, किसने? अनंत वर्मन ने। कब बनवाया? 12th सेंचुरी में, जो गंगा डायनेस्टी के रूलर थे। उसके बाद 12 उसके बाद 1230 में जो अनंग भीमा थर्ड जो रूलर थे, उन्होंने अपना पूरा जो राजपाट था वो समर्पित कर दिया डेटी को और खुद को डेप्यूटी ऑफ गॉड बताया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे टेम्पल का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा, वो एक पिलग्रिमेज सेंटर की तरह उभरने लगे। और जो भी यहाँ पर किसी एरिया पर कब्जा करता वो टेम्पल पर भी कब्जा करने की कोशिश करता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो मंदिरों पर कब्जा करेंगे तो वो लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, जनरल लोकल जो लोग होते हैं वो उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर हम बात करें अगर मुगल की, मराठा की या फिर इवन ईस्ट इंडिया कंपनी की हम बात करें, तो सभी ने एरिया को कंट्रोल किया, साथ में मंदिरों पर भी कंट्रोल करने की कोशिश की। क्यों? उसका रीज़न हम जान चुके हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि रिलीजियस ट्रेडिशन के अराउंड ये कल्चर कैसे डेवलप होता है, वो हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं राजपूत एंड ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म। जैसे कि हम राजपूत का नाम सुनते हैं तो राजस्थान वाला एरिया दिमाग में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जो राजस्थान का कल्चर है वो राजपूत से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ राजपूत का यहाँ के ट्रेडिशन में। कैसे क्या रहा है वो हम अभी देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की, तो 19th सेंचुरी में जो वर्तमान राजस्थान वाला एरिया है उसे राजपूताना कहा जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। राजपूताना बाय ब्रिटिशर्स। क्यों कहा जाता था?
क्योंकि राजपूताना का मतलब होता है जहाँ पर राजपूत रहते हैं, लेकिन ये हमें पता है कि पार्टली ट्रू है। क्यों है? क्योंकि बहुत सारे राजपूत दूसरे एरिया में भी रहते थे अदर देन राजस्थान, और बहुत सारे ऐसे लोग भी राजस्थान में रहते थे जो राजपूत नहीं है। ठीक है, दोनों बातों को ध्यान से समझिएगा कि बहुत सारे नॉन राजपूत यहाँ पर रहते थे और बहुत सारे राजपूत दूसरे एरिया में रहते थे। तो ये कहना पूरी तरह से सही नहीं होगा कि राजपूताना राजस्थान राजपूताना ही है, सभी राजपूत राजस्थान में रहते हैं। ठीक है, लेकिन हावेवर ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि जो राजस्थान का कल्चर है वो राजपूत से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन राजपूत का है राजस्थान की कल्चर में, इसीलिए राजपूताना यहाँ पर कहा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा राजस्थान को। ठीक है, यहाँ पर हीरोइज्म के ट्रेडिशन की अगर हम बात करें तो जितने भी राजपूत रूलर्स हैं इंक्लूडिंग पृथ्वीराज चौहान, क्योंकि वो भी राजपूत रूलर्स थे जिन्होंने राजस्थान वाले एरिया पर रूल किया 8th सेंचुरी ऑनवर्ड की अगर हम बात करें तो राजपूत ने राजस्थान वाले एरिया पर रूल किया। सभी का कनेक्शन था वीरता से, सभी इस टर्म की बहुत वैल्यू करते थे। कौन सा टर्म, कौन सा आइडिया? वीरता का। सभी वीरता से युद्ध करेंगे, बैटलफील्ड में डिफीट नहीं होंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो मृत्यु को स्वीकार कर लेंगे। इस तरीके से वो उनका आइडिया था, उनका बिलीफ था। ये हीरोइज्म का ये एक ट्रेडिशन बन गया। ठीक है, जैसे कि राजपूत सभी रूलर्स की हम बात करेंगे तो हमें यही देखने को मिलेगा, वीरता, बहादुरी की। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हमें ध्यान रखनी है। ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म हम पढ़ क्या रहे हैं? राजपूत की बात कर रहे हैं और ट्रेडिशन ऑफ हीरोइज्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और इनकी जो वीर गाथा होती थी, वो कुछ जो मिन्स्ट्रल्स होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, उनके थ्रू पोम्स और सॉन्ग्स के थ्रू लोगों को बताई जाती थी और लोगों को इंस्पायर करती थी। ठीक है, अब यहाँ पर महिलाओं की हम बात करें, जो रानियाँ होती थी उनका यहाँ पर क्या रोल होता था? तो वो अपने हस्बैंड्स को फॉलो करती थी। हस्बैंड्स को कैसे फॉलो करती थी? लाइफ और डेथ दोनों में, लाइफ और डेथ दोनों में। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका मतलब यही रोल था कि अपने हस्बैंड को फॉलो करे, अपने हस्बैंड के साथ रहे लाइफ और डेथ दोनों में। जैसे सती का यहाँ पर वर्णन में मिलता है कि अगर डेथ हो जाती है राजा की तो उनकी जो रानी होगी वो खुद का इमोलेशन कर देगी, खुद का सेक्रीफाइस कर देगी, बर्न हो जाएगी उनकी ही फ्यूनरल पायर में, जो उनकी चिता होती है उसमें वो भी क्या हो जाएगी, खुद को सेक्रीफाइस कर देगी। इमोलेशन ऑफ विडो जिसे हम कहते हैं, सती टर्म यहाँ पर यूज होती है। तो वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर? राजपूत ट्रेडिशन में। तो ये हमने बात करी काय की? हीरोइज्म के ट्रेडिशन की। अब इसके बाद हम क्या बात करते हैं? कथक की स्टोरी। कथक जो आज कथक नाम सुनते ही हम सोचते हैं डांस फॉर्म, लेकिन आखिर इसका इवोल्यूशन हुआ कैसे? कथक इनिशियली कथक एक डांस डायरेक्टली नहीं बना। कथक का मतलब होता है, कथक का मतलब क्या होता है? कथक कथा शब्द से बना है और कथा का मतलब होता है स्टोरी। तो कथक का मतलब होता है स्टोरी टेलर्स, यानी कि जो स्टोरी बताते हैं, स्टोरी टेलर्स, उन्हें कथक कहा जाता था। फिर कथक डांस फॉर्म में कैसे आया तो वो हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो कथक जो था वो कथा शब्द से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है स्टोरी। तो नॉर्थ इंडिया के जो टेम्पल्स होते थे, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में ये स्टोरीज बताई जाती थी। कथक जो होते थे स्टोरी टेलर्स, वो कहानियाँ बताते थे लोगों को। ठीक है, कुछ इसको और इम्बेलिश्ड करने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या करते थे? कुछ गेस्चर्स का यूज़ करते थे। गेस्चर्स यानी कि कुछ मूवमेंट्स का यूज़ करते थे और सॉन्ग्स का भी यूज़ करते थे। तो यहाँ से धीरे धीरे डांस का रूप लेने लगा। जिससे और अगर हम बात करें यहाँ पर 15th 16th सेंचुरी की, जब भक्ति मूवमेंट चल रहा था, तब इसका और डेवलपमेंट होता है। जैसे कि जो लेजेंड्स होते हैं राधा कृष्णा के, जो लोक कथाएं होती हैं उनसे रिलेटेड, लेजेंड्स ऑफ राधा कृष्णा, तो इनको बताया जाता था स्टोरीज के थ्रू, रास लीला के थ्रू, यानी कि कुछ गेस्चर सॉन्ग्स भी होते थे तो यहाँ पर रास लीला के थ्रू बताया जाता था, रास लीला। तो भक्ति मूवमेंट के टाइम पर भी इसका डेवलपमेंट और डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद क्या होता है? ये मुगल के कोर्ट में भी कथक परफॉर्म किया जाता है जब मुगल रूल आता है। ठीक है, मुगल्स की यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये कथक जो था कोर्ट में भी परफॉर्म किया जाता था। और यहाँ पर दो घराना, दो ट्रेडिशन
में परफॉर्म किया जाता था। कौन कौन से दो ट्रेडिशंस, पहला दो घराना जिन्हें हम कह सकते हैं, पहला है जयपुर इन राजस्थान और दूसरा है लखनऊ। ठीक है, इस तरीके से ये परफॉर्म किया जाता था। और यहाँ पर जो प्रेजेंट डे हम बात करते हैं प्रेजेंट डे कथक की, तो उसका डेवलपमेंट यहाँ से फिर होने लगता है। फिर 19th सेंचुरी में ये और भी एरियाज़ में नॉर्थ इंडिया के, जैसे हम बात करें पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और इवन मध्य प्रदेश वाले एरिया में भी ये स्प्रेड होता है। ठीक है, स्प्रेड होता है। और कथक की स्पेशल बात क्या है कि उसमें फुट स्टेप्स होती हैं, फुट स्टेप्स बहुत फास्ट होती है। ठीक है, फास्ट होती है, फुट स्टेप्स बहुत फास्ट होती है। कॉस्ट्यूम्स अलग होते हैं ऑब्वियसली, और डांस फॉर्म के लिए कॉस्ट्यूम अलग होते हैं। और इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ ये कि क्लासिकल डांस की तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे आज हम जानते हैं कि कथक एक क्लासिकल डांस है। और भी क्लासिकल डांस हमारे पास है, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, ओरिया, मणिपुरी, ये सारे क्या है, कथक डांस, क्लासिकल डांस है, एंड कथक इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, कुछ जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कथक का विरोध किया, डिसफेवर किया, लेकिन उसके बावजूद इसने सरवाइव किया, कंटिन्यू चलता रहा, और आज इसे हम जानते हैं एज अ क्लासिकल डांस। यहाँ तक बात क्लियर है कि कथक का इवोल्यूशन कैसे हुआ। कथक का मतलब स्टोरी टेलर, जो कहानियाँ बताते थे। फिर भक्ति मूवमेंट के टाइम ये और ज़्यादा इसका स्प्रेड हुआ, डेवलपमेंट हुआ। फिर उसके बाद मुगल्स के टाइम पर कोर्ट में परफॉर्म किया गया, इसने वर्तमान जो रूप है इसका वो लिया। फिर 19th सेंचुरी में और एरियाज़ में स्प्रेड हुआ, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन उसके बावजूद ये कंटिन्यू चलता रहा और क्लासिकल डांस की तरह रिकॉग्नाइज हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स। मिनिएचर पेंटिंग्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, यहाँ पर आर्ट की भी साथ में हम बात कर रहे हैं। तो मिनिएचर पेंटिंग, आखिर मिनिएचर पेंटिंग होती क्या है। तो मिनिएचर का मतलब होता है स्मॉल साइज्ड पेंटिंग। स्मॉल साइज यानी कि बहुत डिटेल्ड, बारीकी से बहुत पेंटिंग बनाई जाती है, स्मॉल साइज्ड पेंटिंग्स, जो कि वाटर कलर से बनाई जाती है, वाटर कलर से, और क्लॉथ या पेपर पर बनाई जाती है। अर्लियर टाइम पर ये पाम लीव्स पर बनाई जाती थी या वुड पर बनाई जाती थी। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है वेस्टर्न इंडिया में, जहाँ पर जैन टेक्स्ट को इल्यूस्ट्रेट करने के लिए मिनिएचर पेंटिंग्स का यूज़ किया जाता था। उसके बाद जो मुग़ल रूलर्स थे, जैसे कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन्होंने भी मिनिएचर पेंटिंग का यूज़ किया। इन्होंने पेट्रोनाइज किया कुछ स्किल्ड पेंटर्स को, पेट्रोनाइज यानी कि सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? ताकि वो मिनिएचर पेंटिंग बनाए, काहे की, कोर्ट सीन्स की बनाए, या फिर बैटल फील्ड की, उनके हंटिंग की, या सोशल लाइफ की जनरली भी कोई व्यू वो बना सके मिनिएचर पेंटिंग के रूप में। ठीक है, इसीलिए उन्होंने पेट्रोनाइज किया स्किल्ड पेंटर्स को। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये जो पेंटिंग्स होती थी, इनको गिफ्ट की तरह भी एक्सचेंज किया जाता था, और हर कोई इन्हें नहीं देख सकता था। मतलब जनरली हर व्यक्ति इन्हें नहीं देख सकता था। कुछ ऑफिशियली, कुछ जो राजा होता था, उसके जो करीबी होते थे, वही इन्हें देख सकते थे। ऑब्वियसली जनरली तो ये बनाई नहीं गई हैं, कुछ स्किल्ड पेंटर्स ने ये बनाई हैं, तो राजा के लिए बनाई है, तो राजा या उसके जो ऑफिशियल्स होते हैं वो इन्हें देख सकते थे। इसके बाद अगर हम बात करें कि जैसे जैसे मुग़ल रूल डिक्लाइन हुआ, मुग़ल रूल जैसे जैसे डिक्लाइन हुआ, तो ये जो पेंटर्स थे ये डिफरेंट एरिया में माइग्रेट हुए, यानी कि इनका माइग्रेशन हुआ। जो रीजनल किंगडम्स थे, रीजनल किंगडम्स थे, वहाँ पर ये जाके मर्ज हो गए, और वहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग्स का इन्होंने कंटिन्यू रखा सिस्टम। फिर क्या होता है कि कई सारे एरिया में जाते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हिमालयन फूट हिल्स, यहाँ पर भी ये मिनिएचर पेंटिंग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, और यहाँ पर एक बोल्ड एंड इंटेंस स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप होता है, जिसे बसोहली कहा जाता है। और एक बहुत फेमस टेक्स्ट जो यहाँ पर लिखा गया, जिसे क्या कहा जाता है भानुदत्तास रास मंजरी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है 1739 में नादिर शाह,
नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है, दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। तो जो और भी क्या थे, पेंटर्स थे, जो स्किल्ड पेंटर्स थे, वो दूसरी जगह चले जाते हैं, कांगड़ा हिल्स की तरफ चले जाते हैं, और वहाँ पर कांगड़ा हिल्स ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग यहाँ पर बनाते हैं। और ये जो कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग था, यहाँ पर जो आर्टिस्ट थे उन्होंने एक नया ही रूप दे दिया पेंटिंग को, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, ये तो हमने बात करी कुछ स्किल्ड पेंटर्स की, लेकिन क्या साधारण जो ऑर्डिनरी मैन वीमेन होते थे वो भी बनाते थे? ऑब्वियसली वो भी बनाते थे पेंटिंग, वो भी आर्ट फॉर्म करते थे, लेकिन उन्हें ओकेजनली प्रिजर्व किया जाता था, ऐसे ही जनरली उन्हें प्रिजर्व नहीं किया जाता था। ठीक है, वो भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन ये स्किल्ड पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, और वो ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा बनाई गई है, जिसको ज़्यादातर प्रिजर्व नहीं किया जाता था। यहाँ तक बात क्लियर है कि मिनिएचर पेंटिंग्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी पूरी स्टोरी हमने समझ ली है। अब हम बात करते हैं बंगाल की, अ क्लोजर लुक बंगाल। डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, लेकिन हमें पेशेंस रखना होगा, सब कुछ गेम पेशेंस का ही तो है। बहुत सारे स्टूडेंट लेफ्ट कर देते हैं कि इतना पढ़ना पड़ रहा है, ना पेशेंस किसी के पास नहीं होता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी स्क्रोलिंग करते रहते दिन भर, तो इससे हमारे माइंड पर भी बहुत अफेक्ट पड़ता है, हमारा पेशेंस धीरे धीरे हम खो देते हैं। पेशेंस ही नहीं है हमारे अंदर कि हम पूरा चैप्टर एक साथ बैठकर 1 घंटे तक 2 घंटे तक पढ़ सके। वही पेशेंस की तो ज़रूरत है, बस वो पेशेंस आपके अंदर आ गया तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है कोई एग्ज़ाम क्रैक करना या कुछ भी करना, बस पेशेंस की ज़रूरत है और डिसिप्लिन। आप कोई भी काम बार बार करेंगे आपको बोरिंग लगेगा, लेकिन वही तो आपको सीखना है, अपने मन पर आपको कंट्रोल करना है। अगर आपने मन पे कंट्रोल कर लिया तो सब कुछ आपने कंट्रोल कर लिया। तो अब हम बात करते हैं बंगाल की। अगर हम बात करें बंगाल की, तो यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं बंगाल का मतलब यहाँ पर क्या है। बिफोर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है ऑब्वियसली, तो बंगाल का यहाँ पर मतलब है जो वेस्ट बंगाल इंडिया वाला पार्ट है और जो बांग्लादेश वाला पार्ट है, दोनों एक ही थे, तो उसको पूरे को एक साथ क्या कहा जाता है, यहाँ पर बंगाल कहा गया है। यहाँ तक बात क्लियर है? आई होप कि आपको पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने बता दिया कि पूरा बंगाल वाला एरिया किसको कहा जाता है। वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश दोनों इसमें इंक्लूड है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि रीजनल लैंग्वेज का यहाँ पर डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो बंगाली लैंग्वेज जो है वो संस्कृत से डिराइव हुई है, लेकिन डायरेक्टली नहीं डिराइव हुई है। यही तो हमें पढ़ना है कि इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये बंगाली आखिर इवोल्व हुई, आखिर बनी रीजनल लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगर 4th-5th सेंचुरी BC की, तो यहाँ पर बंगाल और मगध के बीच में ट्रेड कमर्शियल टाइज हुए, यानी कि इनके बीच में क्या होता था, ट्रेड होता था। अब ट्रेड होता है तो ऑब्वियसली लैंग्वेज का इंटरमिक्सिंग होगा, तो यहाँ पर संस्कृत का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद 4th सेंचुरी C में, यानी कि कॉमन एरा में, जब गुप्ता एज आता है, गुप्ता एज, तब क्या होता है, गुप्ता एज में ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो उससे भी यहाँ पर संस्कृत का इन्फ्लुएंस बढ़ता है, ब्राह्मणस। फिर उसके बाद 7th सेंचुरी में हर्षवर्धन के टाइम पर जो हेनशांग आता है, हेनशांग, वो बताता है, वो ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पर संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है बंगाल में। उसके बाद 8th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 8th सेंचुरी में यहाँ पर पालास के अंडर आता है, पालास यहाँ पर रूल करते हैं बंगाल पर। उसके बाद 14th-15th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सुल्तान्स रूल करते हैं, जो इंडिपेंडेंट सुल्तान्स थे, दिल्ली के जो सुल्तान्स थे जो इंडिपेंडेंट थे वो यहाँ पर रूल करते हैं। फिर मुगल्स भी रूल करते हैं, जैसे कि 1586 में अगर हम बात करें तो अकबर यहाँ पर रूल करता है, और जो बंगाल प्रांत होता है तो ये एक न्यूक्लियस बन जाता है, एक सेंटर बन जाता है बंगाल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो
यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो बंगाल था उसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है आखिर, वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि कैसे यहाँ पर संस्कृत का इन्फ्लुएंस पहले बढ़ा। तो ट्रेड था, हम बिफोर क्रिस्ट की बात करें, फिर कॉमन एरा में भी गुप्ता एज में यहाँ पर ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस बढ़ता है। फिर उसके बाद सुल्तान्स भी यहाँ पर रूल करते हैं, मुगल्स भी रूल करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में कहाँ पर, यहाँ पर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज यानी कि बंगाली लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट साथ साथ हो रहा था। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि बंगाली भले ही संस्कृत से डिराइव हुई है, लेकिन ये कई सारी प्रोसेस से गुजरती हैं, तब जाकर ये रीजनल लैंग्वेज के रूप में आती है, जैसा आज हम इसे जानते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बंगाली लिटरेचर की, बंगाली लिटरेचर, तो जो बंगाली लिटरेचर है उसे हम दो टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो इंडेप्टेड है संस्कृत से, इंडेप्टेड बाय संस्कृत यानी कि संस्कृत से इन्फ्लुएंस्ड है। दूसरा है इंडिपेंडेंट, यानी कि जो संस्कृत से नहीं लिया गया है, जो संस्कृत से इंडिपेंडेंट है। इन दो लिटरेचर की हम बात करते हैं। तो पहला जो बंगाली लिटरेचर है जो संस्कृत से इन्फ्लुएंस है, उसमें क्या है, डायरेक्टली हमें ट्रांसलेशंस देखने को मिलते हैं। ट्रांसलेशंस संस्कृत एपिक्स के, कौन कौन से संस्कृत एपिक्स, जिससे अगर हम बात करें मंगल काव्य, मंगल काव्य जो कि ऑप्टिमिस्टिक पोएम है, मंगल काव्य। उसके अलावा चैतन्य भगत, चैतन्य भगत की बायोग्राफी, जो कि भक्ति मूवमेंट के टाइम वैष्णव भक्ति मूवमेंट के क्या थे, लीडर थे, तो इनकी बायोग्राफी देखने को मिलती है। और साथ ही यहाँ पर हम बात करें, ये जो संस्कृत से इन्फ्लुएंस है, जो फर्स्ट कैटेगरी वाले लिटरेचर है, इनको डेट करना बहुत इजी होता है। डेट करना यानी कि ईजी टू डेट, यानी कि हम पता कर सकते हैं कि कब लिखे गए, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट के थ्रू हमें पता चल सकता है, जैसे 15th सेंचुरी या मिड 18th सेंचुरी के टाइम पे ये लिखे गए थे। इसके बाद हम बात करें जो इंडिपेंडेंट थे संस्कृत थे, तो यहाँ पर नाथ ट्रेडिशंस हमें देखने को मिलते हैं। इसमें क्या इंक्लूड है, नाथ ट्रेडिशंस इंक्लूड हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मनियामती, मैनामती, और उसके जो उसका जो सन था गोपी चंद्रा, उनकी स्टोरीज देखने को मिलती हैं। धर्मा ठाकुर की स्टोरीज, फोक टेल्स, बेलार्ड्स और फेरी टेल्स, ये सब देखने को मिलते हैं। इन्हें डेट करना इजी नहीं होता है, इजी डिफ़िकल्ट होता है, नॉट इजी टू डेट, यानी कि हम ये नहीं कह सकते कब ये लिखे गए होंगे। जैसे इनका तो हम कह सकते हैं जो संस्कृत से लिए गए हैं कि कब ये लिखे गए होंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट है उनका हम नहीं कह सकते कि ये कब लिखे गए होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। तो हमने यहाँ पर बात करी बंगाली लिटरेचर की, हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं पीर्स एंड टेम्पल्स की। तो जैसे 16th सेंचुरी की हम बात करते हैं, ठीक है, 16th सेंचुरी जब मुगल रूल था, 16th सेंचुरी में क्या हुआ, माइग्रेशन हुआ। माइग्रेशन क्यों हुआ, लेस फर्टाइल एरिया से फॉरेस्टेड मोर फर्टाइल एरिया की तरफ, यानी कि वेस्टर्न से ईस्टर्न पार्ट की तरफ लोगों का माइग्रेशन हुआ। तो फॉरेस्ट लोगों ने क्लियर किए कल्टीवेशन के लिए खेती करने के लिए। तो यहाँ पर पीजेंट्स के साथ, फिशरमैन के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ। तो इससे भी हमें पता है कि जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होते हैं तो तभी तो डाइवर्सिटी आती है। तो ऐसे यहाँ पर डाइवर्सिटी आती है। उसके अलावा यहाँ पर मुग़ल रूल था उस समय। तो मुगल्स ने क्या किया कि कुछ ऑफिशियल्स होते थे, फंक्शनरीज होते थे, तो उनको ज़मीन दी जाती थी। तो यहाँ पर मॉस्क भी बनाए गए, मॉस्क यानी कि मस्जिद भी यहाँ पर बनाए गए। उसके अलावा कुछ जो यहाँ पर लोग थे वो स्पिरिचुअल गाइड की तरह, स्पिरिचुअल लीडर की तरह या फिर टीचर की तरह यहाँ पर उभर रहे थे, जजेस की तरह भी काम करते थे। उन्हें पीर्स कहा जाता था, जिनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती थी, जिन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी लोगों के द्वारा, और इन्हें माना जाता था कि
इनके पास सुपर नेचुरल पावर्स होती है, तो पीर का यहाँ पर इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जो कल्ट होते थे, पीर्स के जो ग्रुप्स होते थे, वो मिलके श्राइन्स भी बनाते थे। कौन बनाते थे? कल्ट जो होते थे वो मिलके श्राइन्स भी बनाते थे, जो हर जगह आपको बंगाल में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। इसके अलावा बंगाल में कई सारे टेम्पल का भी डेवलपमेंट होता है, टेम्पल भी बनते हैं इस समय। क्यों बनते हैं? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रूलर जो है वो अपना पावर दिखाने के लिए टेम्पल बनवाता है, तो यहाँ पर टेम्पल्स भी बनते हैं। ठीक है, टेम्पल की भी हम बात कर लेते हैं। अब ये पूरी कहानी क्या है, टेम्पल्स कैसे बनने लगते हैं? तो यहाँ पर टेम्पल्स बनते हैं दो ग्रुप्स की हेल्प से, जो लो कास्ट ग्रुप जिन्हें कहा माना जाता था, लो कास्ट ग्रुप्स। कौन कौन से? कोलू जो ऑयल प्रेसर्स होते थे, और कंसारी जो बेल मेटल वर्कर्स होते थे। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ऑयल प्रेसर्स, बेल मेटल वर्कर्स। तो हुआ क्या कि जब यूरोपियन कंपनीज आती हैं तो वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए क्रिएट करती हैं, तो ये सब लोग इनका फ़ायदा उठाते हैं। और जैसे ही इनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरती है, तो फिर ये जो अपने देवी देवता होते हैं, जिनको किसी झोपड़ी में या किसी छोटे घर में रखा जाता था, उनके लिए मंदिर बनवाते हैं। और मंदिर दो टाइप से यहाँ पर बनते थे। पहला जिसे दोचला कहा जाता था, और दूसरा जिसे चोचला कहा जाता था। यानी कि दोचला यानी कि डबल रूफ्ड जो होता था, और जिसमें दो छत होती थी, और चोचला जिसमें चार छत होती थी, जिसमें ट्रायंगुलर शेप से, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। तो चोचला और दोचला दो तरीके से मंदिर बनवाए गए। इंटीरियर इनका प्लेन होता था, लेकिन एक्सटीरियर पर बहुत सुंदर डिज़ाइन होती थी। जैसे इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो विष्णुपुरा इन भानकुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, यहाँ पर हमें सुंदर एकदम हाई डिग्री ऑफ एक्सीलेंस इस आर्किटेक्चर में देखने को मिलता है। तो आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। बस लास्ट टॉपिक हमें पढ़ना है, फिश एज अ फूड, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये हमें क्या बताता है कि जो बंगाल वाला एरिया है वहाँ पर रिवर्स बहुत ज़्यादा है, रिवर वाला एरिया है, तो इसीलिए फिश एक इम्पोर्टेंट फूड की तरह वहाँ पर ग्रो होता है। इम्पोर्टेंट फूड की तरह इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता है फिश का, और इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ता है कि इवन ब्राह्मण्स को भी इसका कंजप्शन के लिए परमिशन दी गई। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें कि जनरली तो क्या होता है, ब्राह्मण्स को नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से अलो नहीं किया जाता है, लेकिन बंगाल में इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हुई फिश की एज अ फूड कि ब्राह्मण्स को भी यहाँ पर परमिशन दी गई कि आप इसे खा सकते हैं। फ़िश को कुछ सर्टेन वेराइटी ऑफ फिशेस आप ले सकते हैं। ये हमें किससे पता चलता है? कुछ जो टेक्स्ट होते हैं, बंगाली टेक्स्ट, उनमें इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिसमें ब्राह्मण्स को परमिशन दी गई है। तो आई होप पूरा ही चैप्टर आपको समझ आ चुका होगा, कुछ भी बोरिंग इसमें नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ऑब्वियसली इट इज़ ऑल अबाउट इंडियाज़ डाइवर्सिटी। अब इसमें हमने पूरे इंडिया की ही तो बात कर ली। जैसे आप खुद सोचिए कि हमने यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में कथक की बात करी, राजपूत की हमने बात करी वेस्ट इंडिया में, यहाँ पर हमने बंगाल की बात करी, ओडिशा की बात करी, साउथ इंडिया में हमने बात करी मलयालम की। तो पूरे इंडिया में हर एरिया का हमने एग्जांपल ले लिया कि कैसे रीजनल कल्चर्स डेवलप हो रहे थे। तो आई होप पूरा चैप्टर आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।